हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 9th जुलाई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो ये केन केस का दे रखा था। ये वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको आज बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, आप समझिए, एक दादा है, एक बेटा है, एक पोता है। ठीक है, मतलब एक उसमें क्या है, केन एनर्जी को आप समझिए ये दादा है, और केन यूके होल्डिंग्स को समझिए ये बेटा है, और केन इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड को समझिए ये पोता है। तो क्या था कि जो इंडिया के जितने भी एसेट्स थे दादा के, वो पोते के नाम से थे, केन इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम से। अब इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड जो थी वो सब्सिडरी थी अपने बाप की, मतलब बाप जो है वो है केन यूके होल्डिंग्स लिमिटेड, और वो एट लास्ट जो ओन करता था वो करता था दादा, केन एनर्जी पीएलसी। 2006 में उन्होंने क्या करा, दादाजी ने, जो केन एनर्जी को अगर आप दादाजी समझते हैं, उन्होंने क्या करा कि अपने दूसरे लड़का, एक दूसरा बेटा भी था उनका केन इंडिया के नाम, तो उसके नाम उसने क्या करा, अपने दूसरे वाले बेटे के और पोते के सारे शेयर्स जो हैं ट्रांसफ़र कर दिए केन इंडिया के नाम पे। मतलब अब जो पहला बेटा था केन यूके होल्डिंग्स लिमिटेड, और जो उसका उसका बेटा था आगे से केन इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड, उन सबके शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए अपने दूसरे बेटे के नाम पे, केन इंडिया के नाम पे। अब ये सब कुछ हुआ, उससे क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं था, कुछ नहीं था, अभी तक सब ठीक था। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि भैया इस वजह से केन यूके को, जो उसने कैपिटल गेन टैक्स, मतलब कैपिटल गेन किया है, इस वजह से उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया गया 24,500 करोड़ का। अब वो कैसे लगाया कि 2012 में, उस टाइम हमारे पास कोई ऐसी वो नहीं था प्रोविजन, तो 2012 में इंडिया ने क्या करा, अपना इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 का, उसको अमेंड किया, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली कर लिया। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब जो पिछली डेट से भी आप कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हो रहा है, चाहे वो इंडिया के बाहर क्यों ना हो रहा हो, मगर अगर उनकी वैल्यू ऑफ द शेयर जो है बेस्ड ऑन एसेट्स इन इंडिया, तब हम उस पे इनकम टैक्स लगा सकते हैं। तो उन्होंने उनके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया 24,500 करोड़ का, कि आपको ये पे करना पड़ेगा। कंपनी ने कहा कि हम कैपिटल गेन टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि हमारे, उन्होंने लिटिगेशन भी फाइल करी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, मगर केन क्या लॉस्ट, दे लॉस्ट द केस। उन्होंने कहा कि हम नहीं पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ बायलैटरल ट्रीटी का, यूके और इंडिया की बायलैटरल ट्रीटी का हवाला दिया। अब उसमें क्या हुआ, दिक्कत कहाँ आई केन को, उन्होंने मना कर दिया टैक्स पे करने से, केस वो हार चुके थे। अब केन एनर्जी ने क्या करा, अपने जितने भी इंडिया के बिजनेस थे उन्होंने सेल कर दिया उसको, वेदांता को, 2011 में। 2011 में जब सेल किया तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने क्या करा, एक तो 10% तक का हिस्सा उनको सेल नहीं करने दिया गया। दूसरा क्या है कि जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड होनी थी बाय केन इंडिया टू केन एनर्जी, वो भी फ्रीज कर दी। अब दो दो पंगे हो गए, एक तो उनका 10% हिस्सा बेचने नहीं दिया गया, दूसरा उनका जो डिविडेंड था केन इंडिया जो केन एनर्जी को देने वाली थी, उसको फ्रीज कर दिया। कंपनी ने क्या करा, इसकी, उसमें आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चला गया वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। उसने का हवाला दिया यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का। तो जो ट्रिब्यूनल था उसने यूनानिमसली अवॉर्ड किया इन फेवर ऑफ केन। उन्होंने कहा कि इंडिया ने ब्रीच किया यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, और उन्हें इंडियन गवर्नमेंट को कंपनसेशन पे करने को कहा टू द ट्यून ऑफ अबाउट $1.2 बिलियन, कि तुम्हें अब इतना पैसा देना पड़ेगा केन को, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ टैक्स रिलेटेड इशू नहीं है, बट इट इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, सो उनकी जुरिडिक्शन में आता है। अब क्या है कि वो ये जो 10,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बना कर रही है कि नहीं हम पे नहीं करेंगे ये वो, तब वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में जा रहा है, और वो कह रहा है कि जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के फॉरेन में एसेट्स हैं उनको अटैच किया जाए, ताकि वो मुझे पे कर पाएँ 10,000 करोड़ रुपए। अब ये सारा केस था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमें इसमें क्या देखना है, एक तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, द हेग, आईसीजे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है। ये आप 27 जनवरी के एनालिसिस में हमने तीनों का ग्राफ बना रखा है एक साथ, क्या क्या उनके जुरिडिक्शन है, क्या उनकी पावर्स हैं, किस में इंडिया मेंबर है क्या नहीं है, कौन यूएन के अंडर आता है, प्लीज़ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पेज 2 पे एक जगह था कि दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने रजिस्टर किया एफआईआर अगेंस्ट द सुल्ली डील्स ऐप, जिसमें फोटोज ऑफ मुस्लिम वुमेन वर बीइंग डिस्प्लेड विदाउट देयर कंसेंट। अब क्या होता है, आप सोचेंगे ये कहाँ आएगा पॉइंट, ये आप अपने फॉर्डर में लिखिएगा। कहीं भी अगर ऐसी बात हो कि टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं, तो उसके एक डिसएडवांटेज में आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बच्चे बिगड़ गए हैं, देखिए एडवांटेजेस आप लिखते हैं तो आपको कॉन्स तो लिखने ही पड़ते हैं। तो उसमें हम ये लिख देते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आजकल आउटडोर प्लेस तो नहीं खेलते हैं, पूरे टाइम मोबाइल्स में लगे रहते हैं, तो उसमें एक आप ये भी दे सकते हैं कि वुमेन्स का भी डेरोगेटरी हो रहा है ये चीज़ों में, तो ये आपके लिए एक फॉर्डर है, ठीक है?
उसके बाद एक पेज 8 पे था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है जायंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक को कि देखिए आप छोटे नहीं हैं। 1/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन आपकी एक्टिव यूज़र्स है और आप एवेड नहीं कर सकते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्लेम करके कि भैया हमारे पास थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन जो वो डिस्प्ले करती है, हमारे पास उसकी कोई पावर नहीं है रोकने की या हम नहीं पता कर पाते। तो आप सिंपली ये कह के नहीं भाग सकते हो और अगर आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है फ़ेसबुक के लिए और हम इतने ज़्यादा डाइवर्स है देन द होल ऑफ यूरोप। चाहे वो कल्चर की बात हो, फूड, लैंग्वेज, रिलिजन, ट्रेडिशन की बात हो, तो हमारी एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और हम किसी भी कीमत पे आपको इसको डिस्टरप्ट नहीं करने दे सकते अंडर एनी प्रोफेस्ड फ्रीडम, चाहे वो फ़ेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो। कि आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि हम इग्नोरेंट थे या हमें नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। हम जब एक प्रोवाइडर हैं, वो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं। तो अब आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम आईटी रूल्स की बात करते हैं, हमें उनको एक आईटी रूल्स में अब ये आया है कि फर्स्ट ओरिजिनेटर आपको पता करना होगा, अगर गवर्नमेंट आपसे पूछेगी तो आपको पता होना चाहिए। उसमें आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं और दूसरा जैसे दिल्ली असेंबली ने की कमिटी ने उनको कॉल किया है और ये आने से मना कर रहे थे, तो उसमें आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। कि एवेड नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो, कि भैया हमें क्या पता, हम तो एक प्रोवाइडर हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो लोग डाल रहे हैं, उससे आपका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, आपको करना ही पड़ेगा। एक पेज 8 पे ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का दे रखा था, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन-कौन सी इसकी कंट्रीज़ हैं, क्या कब हुआ था, 12th में के एनालिसिस में आप देख सकते हैं। एक पेज 10 पे ये भी आप एक फॉडर की तरह लीजिएगा कि पीएम ने कहा है कि हमें ज़रूरत है कि हम एक इकोसिस्टम डेवलप करें, जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग है, उसको हम इंडियन लैंग्वेजेज़ में प्रोवाइड करें और जैसे जो ग्लोबल जर्नल्स आते हैं, उसको हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेज़ में लाएँ ताकि और ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो सकें। तो ये थोड़ा-सा पॉइंट आप फॉडर में लिखिए, कभी भी इंडियन लैंग्वेजेज़ या डाइवर्सिटी या कुछ भी लेके क्वेश्चन आए, तो उसमें आप ये पॉइंट पुट करिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। एक पेज 10 पे एग्री इंफ्रा फ्रंट का था कि वो एपीएमसी को भी एक्सटेंड हुआ है। थोड़ा-सा एग्री इंफ्रा फ्रंट देख लीजिए, 2020 में ही आया है। जब ये कोविड का 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया था, उसमें 1 लाख करोड़ इसको भी दिया गया था एग्री इंफ्रा फ्रंट को, क्योंकि इसमें क्या होगा, फंडिंग होगी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। और अब किस-किस क्या स्कीम है ये देख लीजिएगा थोड़ा। ये स्कीम प्रोवाइड करेगी मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी, मतलब लोन प्रोवाइड करेगी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन होगा या फाइनेंशियल सपोर्ट या क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। जो आपको पता होगा ना, सीजीटीएमएस दिया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट गारंटी देती है, आपको कोई कोलेटरल नहीं रखवानी पड़ती। और इसमें क्या होगा कि हेल्प करेगी फार्मर्स को टू गेट अ हायर प्राइस, क्योंकि जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खड़ा कर दिया जाएगा, तो वो एक तो वेस्टेज रिड्यूस होगी, स्टोरेज उनको मिल जाएगी और अपना वो थोड़े टाइम के लिए अगर रेट्स कम है तो वहाँ स्टोर कर सकते हैं और अच्छे रेट्स आने पे बेच सकते हैं। ये स्कीम जो है इट विल रन फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम 2020 टू 29 और इसमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो प्रोवाइड करेंगे लोन्स, वो इंटरेस्ट सबवेंशन होगा 3% पर एनम का। नाबार्ड जो है ये इस इनिशिएटिव को स्टीयर करेगा इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है? तो इतना ही था आज। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।